कला राग रंग कार्यक्रम के तहत आज हमारी मुलाकात हो रही है श्री मधु आचार्य आशावादी। मधु आचार्य आशावादी बस एक नाम ही काफी है। चाहे रंग कर्म की बात करें, चाहे साहित्य की बात करें, चाहे पत्रकारिता की बात करें। 1960 में जन्मे मधु आचार्य आशावादी इन दिनों अपने सृजन के लिए चर्चित हैं। प्रारंभिक दिनों में आप वॉलीबॉल के खिलाड़ी रहे, तो फिर रंगकर्म किया। रंगकर्म और वॉलीबॉल कहने को ये दो अलग अलग आयाम हैं, लेकिन दोनों ही टाइमिंग के मामले में ये कहा जाता है कि दोनों ही खेल या रंगकर्म जो भी करे उसको टाइमिंग का पता होना चाहिए। और मधु आचार्य जी के बारे में कहा जाता है कि वे टाइमिंग के सिद्धहस्त हैं। उन्हें कब एंट्री करनी है, कब वॉलीबॉल के खेल में हुक करना है, उनको बहुत अच्छे से आता है। तो यही वजह है कि उनकी एंट्री हमेशा ही सही वक्त पर होती है। अब तक 86 किताबें लिख चुके मधु आचार्य जी को केंद्रीय साहित्य अकादमी का सर्वोच्च राजस्थानी पुरस्कार उनके उपन्यास गवाड़ पर मिला। उसके अलावा भी इनके पास बहुत सारे सम्मान उनकी झोली में आए हैं। हाल ही में भुवालका फाउंडेशन ने उन्हें एक सम्मान से नवाजा है। इन दिनों आप साहित्य अकादमी नई दिल्ली के राजस्थानी भाषा परामर्शक मंडल के संयोजक हैं। अकादमी के ही उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के भी आप संयोजक हैं। दैनिक भास्कर के सलाहकार संपादक हैं। बीकानेर के इस रंगकर्मी पत्रकार और साहित्यकार की चर्चा दिल्ली के कॉफी हाउस में होती है तो ये बेमानी नहीं है, क्योंकि उनका सृजन इन दिनों सिर चढ़कर बोलता है। आज हम जानने का प्रयास करते हैं मधु जी से उनके जीवन के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में। स्वागत है मधु जी आपका। जी नमस्कार। पहला सवाल हम आपके इस आशावाद से शुरू करना चाहते हैं। इस जो आपका जो तखल्लुस है आशावाद, ये कहां से शुरू हुआ, किस तरह से आपने अपने जीवन की शुरुआत की और एक मधु आचार्य के साथ में एक तखल्लुस जुड़ गया जो कि आज आपके नाम का पर्याय हो गया है? दरअसल जब मैं 10वीं कक्षा का विद्यार्थी था उस समय मैंने लिखना शुरू किया था। वो जमाना उपनाम रखकर अपने आप को प्रचारित करने का था, तो जाहिर है कि मुझे भी ये शौक लगा तो मैंने देखा उस समय साहित्य की 2-3 धाराएं समान रूप से चला करती थी। कोई अपने को जनवादी कहता, कोई प्रगतिशील कहता और कोई कलावादी कहता। तो मैं ये चाहता था कि मैं कुछ दिगर तरीके से अपना उपनाम रखूं ताकि वो नाम भीड़ में शामिल नहीं हो। तब मुझे आशावाद का एक नाम याद आया। तो चूंकि जनवादी और कलावादी, तो मैंने उस आशावाद को आशावादी में परिवर्तित कर दिया। अब वो नाम उस समय टैग साथ लगा तो पहचान भी बन गया। अब पहचान बन गया, इसलिए आज तक उसको छोड़ नहीं पाया हूं। निश्चित तौर पर जिस वक्त आपने लिखना शुरू किया, समझना शुरू किया, उन दिनों में छायावाद भी था, प्रगतिवाद भी था, और उसके बाद में जैसा कि आपने बताया जनवाद, कलावाद भी आया, और आपने एक आशावाद को अपने व्यक्ति के साथ एक मतलब जोड़ लिया। आपने एक चुनौती ली खुद से कि आपकी जो भी बातें होगी कहीं ना कहीं आशा से भरी हुई होगी, न कि निराशा से भरी होगी। यह भी एक संकेत जाता है। लेकिन जिस रंगकर्म की हम बात करते हैं, और ये एक आपके साथ एक कहानी भी जुड़ती है कि आपके पिताजी आदरणीय विद्यासागर जी आचार्य ने आप दोनों भाइयों को रंग सेवा के लिए, रंगकर्म की सेवा के लिए आपको इस क्षेत्र में प्रस्तुत कर दिया और कहा कि आपको सरकारी नौकरी नहीं करनी है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन वो समय था कि रंगकर्म को हेय दृष्टि से देखा जाता था। समाज में कोई बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट नहीं जा रहा था, जिस तरह के ट्रेडिशनल समाज में हम लोग रहते हैं, बीकानेर के समाज में। और आपसे भी कई बार सुना है कि जब मैं कहता था कि नाटक करता हूं तो लोग कहते थे कि नाटक तो करता है, काम क्या करता है ये बता। तो इसकी वजह भी ये थी कि जिस तरह के रंगकर्मियों को उन दिनों में देखा जा रहा था, समझा जा रहा था, तो उनमें व्यसन थे, दुर्गुण थे। ऐसा माना जाता था कि रंगकर्मी वही होता है जो सिगरेट के छल्ले उड़ाता है या अपनी मनमर्जी की शादी करता है। तो आपके जीवन में इन सब चीज़ों के इम्पैक्ट भी आए होंगे, सवाल भी आए होंगे। लेकिन जो लोग आपको करीब से जानते हैं वो कहते हैं कि न तो आपके पास कोई दुर्गुण है, न कोई व्यसन है, बल्कि कई बार तो ये भी सुनने में आता है कि आपको रंग जगत की कुछ नेत्रियों के साथ विवाह के प्रस्ताव भी घर तक पहुंचे। लेकिन आपने उन सामाजिक परंपरा, रीति रिवाज या कि जो कि परिवार की मान्यता होती है उसको मानना ही उचित समझा। इन सब के पीछे किस तरह से ये ताकत आपने जुटाई कि एक नया आपने एक आदर्श खड़ा किया? दरअसल क्या होता है कि नाटक की सीख मुझे मंगल सक्सेना जी से मिली। जी। तो उनका
पहला जो उद्देश्य था वो यही था कि व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कलाकार तो वो धीरे धीरे काम करते करते अपने आप बन जाता है, तो अच्छा व्यक्ति बनना है। उस समय कॉन्सेप्ट जिस तरह का भारतीय और खासकर हिंदी रंगमंच में चलता था, वो पूरा का पूरा एक इस तरह से प्रोजेक्ट हुआ था कि जैसे ये कोई रंगकर्मी दूसरी दुनिया के लोग हैं जी, ये बाहरी दुनिया के लोग हैं, इनको आम आदमियों से कुछ अलग व्यवहार करना है। इस धारणा को तोड़ने के लिए मंगल जी ने संस्कार के साथ थिएटर की सीख हमको दी, क्योंकि मंगल जी का ये कहना था कि ये भारतीय संस्कृति के मूल संस्कार यदि हम अपनाएंगे तभी शायद हम सच्चा थिएटर कर पाएंगे। तो जैसे आरंभ करने से पहले वंदना करना सरस्वती की, हमेशा शब्दों के उच्चारण सुधारना, इस तरह की एक्सरसाइज वो करवाया करते थे। मूल रूप से संस्कारों की देन नाटक के माध्यम से मिलनी मुझे शुरू से ही आरंभ हुई। हालांकि मैं कोई बहुत आराम से और शौक से नाटक में नहीं गया था, क्योंकि पिताजी का दबाव था इसलिए गया था। जी। मेरा कोई शौक नहीं था नाटक, लेकिन गया तब मुझे लगा कि इससे कम से कम मैं आदमी तो बन जाऊंगा, ये मेरे में जरूर कॉन्फिडेंस आ गया था। उन्होंने जैसे एक संकल्प संस्था हमारी बनाई जिसमें बीकानेर के लगभग सभी रंगकर्मी शामिल हुए उस समय, तब उन्होंने बहुत गहरी बात एक दिन कही थी कि एक संस्था कोई एक रजिस्टर्ड संस्था नहीं होती जो सरकारी कागजों में होती है। दरअसल ये रंगकर्मियों का एक परिवार होता है, और इस परिवार में हम सब भाई बहन पिता चाचा वो सब हैं। तो बस जो आपने प्रसंग का जिक्र किया कि रंग नेत्रियों की शादी के प्रस्ताव आए, तो मैंने बड़ी बोल्डली अपने फादर को ये कहा था कि मैं इस अभिनेत्री से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इसके साथ रंग कर्म करते हुए पिछले 10 साल से इसे अपनी बहन माना है, जिसे मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तो नाटक के संस्कार जो मुझे उस समय मिले, भले ही बाद में मैं नाटक से अलग चला गया, दूर हो गया पत्रकारिता दूसरे फील्ड में, लेकिन आज भी मैं जो कुछ हूं, ये मैं सार्वजनिक मंचों पर कहता हूं कि मेरा पूरा व्यक्तित्व अगर मुझ में कुछ गुण हैं तो मेरे नहीं है, नाटक के दिए हुए गुण हैं। सिर्फ नाटक ही नहीं मधु जी, आप जिस क्षेत्र में गए छा गए। 95 से पहले आपने रंगकर्म किया, तो आप सहित सभी के प्रयासों में, जिसमें आपके प्रयास को नकारा नहीं जा सकता, बीकानेर उत्तर भारत की नाट्य राजधानी बना। उसके बाद में आपने पत्रकारिता जब शुरू की, राष्ट्रदूत से शुरू करके दैनिक भास्कर में जो आपका सफर अभी आज भी बतौर सलाहकार संपादक है, तो वहां भी आप छा गए और किसी भी बड़े अखबार के एक ही संस्करण में बहुत लंबे समय तक रहने वाले अकेले आप संपादक हैं। ये तथ्य बोलते हैं, ये आप ये कह सकते हैं कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक संपादक को इतने लंबे समय तक किसी अखबार ने एक ही एडिशन में रखा हो, लेकिन वो भी आपने किया। उसके बाद में 2012 से आपने सतत लेखन शुरू किया, साहित्य लेखन शुरू किया। तो वहां भी कंडीशन ये है कि आज आप 86 किताबों के साथ हैं, निरंतर सृजन कर रहे हैं, और साथ ही ये कहा जाता है आज कि आप हो सकता है कि मधु आचार्य से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते मधु आचार्य को। ये सब कैसे कर लेते हैं आप? ये बड़ा एक सवाल है आज का। मैं हमेशा लोगों को कहा करता हूं कि हर एक आदमी के जीवन में एक दिन में 24 घंटे होते हैं जी। इस समय को न तो कोई बढ़ा सकता है और न कोई घटा सकता है। जब आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो जाहिर है कि आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है, और जिसे मॉडर्न लैंग्वेज में मोटिवेशन वाले टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। मुझे एक प्रसंग जो हरीश भादानी जी का है वो मैं जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि ये मुझे सीख उन्हीं से मिली। हरीश जी हमेशा कहा करते थे कि एक आदमी पैदा होता है, बड़ा होता है, पढ़ता है, नौकरी करता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों की शादी करता है, और उनके बच्चों को खिलाता है और मर जाता है। ये तो हिंदुस्तान के 90% से अधिक लोग करते हैं, लेकिन 10% वो लोग होते हैं जो ये सब करते हुए भी कुछ अलग करते हैं। जी। तो आपको ये तय करना होता है जीवन में कि आप 10% में जाना चाहते हो या 90% में जाना चाहते हो। तो मैंने तो उनकी बात सुन के उसी वक्त तय कर लिया था कि मुझे 10% में ही जाना है, क्योंकि 90% में तो कोई स्थान बना नहीं पाऊंगा। 10% में भीड़ कम है तो अपनी पहचान बना लूंगा। तो साहित्य में भी जब मैं आया तो मैंने आमतौर पर देखा कि कोई एक लेखक
लेखकों के अपने दुर्गुण होते हैं, अब तो मैं बहुत कुछ जान गया हूं, और लेखकों की अपनी एक फितरत भी होती है। लिखना कईयों के लिए शगल होता है, कईयों के लिए ग्लैमर होता है, और लिखना कईयों के लिए स्टेटस का सिंबल भी बन जाता है कि ये लेखक हैं साहब। मैं उस सब को तोड़ना चाहता था, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति में एक लेखक छुपा होता है। उसका कारण कि हम अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने भाई से, अपने बहन से, अपने मित्र से और अपने शत्रु से बात करते समय अलग अलग भाषा और अलग अलग भाव का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और साहित्य क्या है? भाव और संवेदना का गुंथन साहित्य होता है। तो हर एक में भाव और संवेदना होती है, बस उसे वो पहचान नहीं पाते। आप पहचान लेंगे तो मेरा दावा है कि आप धीरे धीरे उन सारी चीजों को अपने जीवन से हटा देंगे जिनसे आपका समय बर्बाद होता है। तो मैंने अपने बर्बाद होते को समय को बचाया, और शायद इसीलिए मैं शायद इतना लिख पाया। इतना लिख पाना एक बात है, और इतने सारे प्लॉट आना एक दूसरी बात है। क्योंकि जब आप कविता लिखते हैं तो वो सपाट बयानी नहीं होती, एक संकेत होता है। और गद्य में भी बड़े बड़े आप उपन्यास लिख रहे हैं, व्यंग्य कथाएं लिख रहे हैं, संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिख रहे हैं, तो इतने सारे जो प्लॉट आते हैं, बड़ा सवाल ये भी होता है कि इतने सारे प्लॉट आपके पास कैसे आ जाते हैं? क्योंकि उसी समाज में दूसरे राइटर रहते हैं, दूसरे लोग रहते हैं, वो इतना लिख नहीं पाते। आपके पास ये प्लॉट, इतने विषय कहाँ से आते हैं? मैं एक दो उदाहरणों से बताना चाहूंगा कि मैं चूंकि पेशे से पत्रकार था जी, तो मेरे पास बहुत सी कहानियां आती थी। और पत्रकारिता में एक बहुत सीधा साधा सिस्टम है कि जो दिखे वो लिखो। दिखे हुए के पीछे भी बहुत कुछ छिपा होता है। हमारे यहाँ एक लड़की का IIT में सिलेक्शन हुआ, वो दिल्ली गई और उसने वहां जाने के 7 दिन बाद सुसाइड कर ली। तो उसकी सुसाइड की खबर तो मेरे अखबार में थी, उसका परिचय था, कहाँ सुसाइड की, कैसे की। लेकिन जब मैंने और भीतर जानने की कोशिश की तब मुझे पता चला कि वो जिस कोचिंग संस्थान में पढ़ती थी वहीं के एक लड़के से उसका प्रेम था, और वो चाहती थी कि वो लड़का भी दिल्ली IIT में जाए, लेकिन वो जा नहीं पाया। वो उसको मना इसलिए करता था कि दोनों की जातियों में बहुत बड़ा डिफरेंस था। तब उसने अपना एडमिशन बंगलोर में करवा लिया। वहां उसने पहुंचने के बाद पहला फोन उस लड़के को किया, उस लड़के ने फिर भी इनकार किया, तो उसने सुसाइड कर ली। ये बात अखबार की खबर का हिस्सा नहीं हो सकती। उस पर फिर मैंने एक पूरा का पूरा उपन्यास लिखा कि प्रेम की संवेदनाओं को जाति, समाज और धर्म की चीजें किस तरह से तोड़ देती है। तो मुझे इस तरह से कथानक जीवन में मिलते रहते हैं। और दूसरा अपना खुद का ऑब्जर्वेशन होता है। हमारे देखने का जैसे उदाहरण भी लोग देते हैं कि देखने वाले को पता चलता है, कोई कहेगा कि आधा गिलास है, कोई कहेगा आधा भरा हुआ है, कोई कहेगा आधा खाली है। तो बिल्कुल उसी तरह से समाज में इतने पात्र हैं। ये दौर ऐसा दौर है जिसमें संवेदना का संकट है और हर व्यक्ति अपनी उलझन में उलझा है। आपको देखने की एक नजर चाहिए, और कथानक बहुत होते हैं। लेकिन इसमें भी दो राय नहीं कि मेरा पत्रकार होना और मेरा रंगकर्मी होना, क्योंकि मैं अलग अलग पात्रों को अभिनीत करता था, अलग अलग पात्रों के साथ, तो उनको पहचानने का मेरा अपना एक नजरिया बन गया था। और इसी कारण मेरे पास कभी कथानकों की कमी नहीं रहती। मैंने इसीलिए कभी भी साहित्य में अनुवाद का काम नहीं किया, हमेशा ओरिजिनल लिखा है। कभी ऐसा हुआ कि आपने जो किरदार लिखा वो किताब से उतर करके और बिल्कुल आपके सामने कभी आके खड़ा हो गया हो, या किसी किरदार ने आकर के आपको कहा हो कि मेरे पे लिखो? ऐसी कोई घटना आपके जीवन में? बिल्कुल। मैं अभी एक ऐसा उपन्यास लिख रहा हूँ राजधानी में, जो एक वेश्या की कहानी है जी। और ताजुब होगा आपको इस बात का कि उस वेश्या ने खुद ने अपनी कहानी मुझे बताई है। अच्छा जी। कि किस तरह से आज तो वो एक प्रतिष्ठित महिला है, और मैं जगह तो बता दूं कि अजमेर में वो एक बाल आश्रम और वृद्धाश्रम चलाती है, और उसकी बहुत साख और बहुत इज्जत है, जो एक जमाने में बड़े बुआ जी के नाम से पॉपुलर थी अजमेर में जी। वो वेश्या है। उसने अपना दर्द मुझे बताया कि मैं वेश्या क्यों बनी, और इस आदमी की फितरत क्या है, इस आदमी की लिप्सा, लालसा और वासना क्या है। लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होते, क्योंकि उसे भी स्थापित करने वाले कुछ लोग आदमी ही थे। तो उस वेश्या ने अपनी जो पूरी कहानी बताई, तो वो अपने विश्वास से बताई। जाहिर है कि लेखक अपनी कल्पनाओं से उसे विस्तार देता है। वो उपन्यास सामने आएगा तो मेरे पास ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब मेरे पात्रों ने मुझे आके कहा कि मेरे जीवन की ये कहानी है, इससे आप कैसे उपन्यास लिख सकते हो। तो उस चैलेंज को मैंने स्वीकार किया है, और मेरे कम से कम 1 दर्जन से अधिक कहानियां
और लगभग 8 से 10 उपन्यास ऐसे हैं जो मेरे पात्रों ने मुझे बताए और मैंने लिखे। यथार्थ की जमीन पर वो बस यथार्थ के साथ कल्पना का मिश्रण होता है, तभी एक कृति बनती है। एक इतना लिखने का एक बड़ा रिस्क ये भी है कि उसको पूरा पढ़ा नहीं जाता। ये चुनौती आप अपने समकालीन लेखकों को दे रहे हैं, पाठकों को दे रहे हैं, या खुद से आपकी चुनौती है? दरअसल क्या होता है कि हर लेखक चाहता है कि मैं कुछ भी लिख दूं तो उसे सारे लोग पढ़ लें और मुझे अमर कर दें कि साहब क्या बढ़िया लिखा है इसने जी। मैं इस मामले में उस सिद्धांत का आदमी हूं कि लिखे हुए का आज कभी भी मूल्यांकन नहीं होता। बिल्कुल। मेरे जाने के बाद शायद मेरे लिखे का पूरा मूल्यांकन होगा, तो मैं तो मेरे जाने के बाद जिंदा रहने का जतन कर रहा हूं। लोग कहते होंगे ज्यादा लिख रहा है, मैं तो उस रूप में ही देखता हूं कि मरने के बाद भी जिंदा रह जाऊं। बिल्कुल। भवभूति एक बहुत बड़े कवि और व्याकरणाचार्य वो, उन्होंने भी ये कहा था कि 1000 साल बाद कोई आएगा और मेरी कविता को समझेगा। लेकिन यहाँ पे हम जब मधु जी को देखते हैं तो उनका सिर्फ एक रूप नहीं होता, वो एक रंगकर्मी भी होते हैं, एक पत्रकार भी होते हैं, एक साहित्यकार भी होते हैं, एक सलाहकार भी होते हैं, एक मददगार भी होते हैं। आपने बहुत सारे लोगों की मदद भी की है, लोग सलाहें भी देते हैं। जब आप तन्हा होते हैं, जब आप एकांत में होते हैं, तो कौन से रूप को सबसे करीब पाते हैं आप अपने? मैं जब अकेला होता हूं और मैं अधिकतर अकेला ही होता हूं जी। क्योंकि मेरा शौक है अकेलापन। अकेलापन बुरा नहीं होता, लोग तो उसको बुरा मानते हैं, लेकिन मैं अकेलेपन को वरदान मानता हूं क्योंकि वो मेरे सोचने का एक समय होता है। लेकिन उस समय मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैं जब भी अकेले में सोचता हूं तो एक रंगकर्मी और कलाकार बन के सोचता हूं जी। हालांकि मैंने नाटक नहीं लिखे, लेकिन मैंने जितने भी उपन्यास और कहानियां लिखी वो एक कलाकार बनकर ही लिखी, क्योंकि कलाकार जब सोचता है तो उसका भाव निर्मल होता है, उसका दिमाग निर्मल होता है और उसके पास सच ही सच होता है। और सच को देखना लोग खैर पसंद नहीं करते, खुद का सच भी नहीं देखते, लेकिन एक कलाकार वो नाट्यकर्मी हो तो जरूर सच को देखता है। तो मैं अकेले में हमेशा एक कलाकार, नाट्यकर्मी या रंगकर्मी, उसी को अपने निकट सदैव पाता हूं। सच की जब बात होती है तो एक सवाल आता है कि साहित्य, कला, संस्कृति के विभिन्न आयामों में आप रहे और आपने ये जो बड़े आदर्श चेहरे होते हैं, मूल्य वाले चेहरे होते हैं, उनकी मानवीय प्रवृत्तियों को, वृत्तियों को भी बहुत करीब से देखा, सूक्ष्म विश्लेषण भी किया होगा कहीं ना कहीं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले कई बार आपने बहुत नीचे गिरे हुए भी आपने देखे होंगे, टांग खिंचाई और चीर हरण के मामले भी आपने देखे होंगे। ऐसे समय में आप क्या महसूस करते हैं कि ये जब लिखते हैं, ये जब बतौर कलाकार या बतौर साहित्यकार जब लोगों के सामने आते हैं तो एक आदर्श चेहरे के रूप में आते हैं, लेकिन वही जो आपने एक सच कहा, वो पर्दे के पीछे का जो सच होता है, वहां पे उनकी वो गरिमा ठहर नहीं पाती। इनको आप क्या समझते हैं, किस तरह से आप लेते हैं इनको? हमारे बीकानेर के कवि हैं गंगाराम पथिक थे जी। उनकी वो रचना तो मुझे याद नहीं, लेकिन उनकी अंतिम लाइन मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जिसकी पूंछ उठाकर देखा मादा निकला। मैं तो जब साहित्य की दुनिया में आया और जिन लोगों को देख कर आया, जिनको मैंने अपना आदर्श माना और ये माना कि ये बड़े लेखक हैं जी। लेकिन चूंकि दिल्ली और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इनमें बैठना अब मेरा भी बहुत है, और थोड़े समय में मैंने भी सिर्फ इसलिए अपनी पहचान बना ली कि मैं नीचे नहीं गिरा हुआ था। वहां मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके नाम की उदाहरण किताबों में मिलते हैं, जिनकी किताबों में उनके बारे में लोग लिखते हैं, जिनको किसी न किसी वाद, किसी न किसी साहित्य की विधा का प्रवर्तक मानते हैं, लेकिन जब उनको भयंकर नशे में गिरे हुए, गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हुए और पुरस्कार, धन, कुछ प्राप्ति के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखता हूं तो बड़ा तरस आता है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अच्छा और सच्चा लेखक वही होता है जो खुद एक अच्छा और सच्चा इंसान होता है। इससे ज्यादा उनके बारे में कहना शायद खुद को गंदा करना होगा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि मानवीय वृत्तियों की जब बात होती है तो आदर्श और मूल्य तिरोहित हो जाते हैं। केवल लाभ की वृत्ति, प्राप्ति की वृद्धि। साहित्य में यह आजकल बहुत है, कंपटीशन देखा होगा, 1 नहीं 10 किताब, 10 नहीं 20 किताब। किस लिए? उनके पीछे की कहानियां, बड़े लेखकों की बात कह रहा हूं, नए तो बेचारे संघर्ष करते रहते हैं, वो बहुत गंदी है। और जिस दिन उसको पाठक जान जाएगा ना, तो शायद ऐसे लेखकों को पढ़ना भी छोड़ देगा।
एक तरफ वबकारंत, भीष्म साहनी, अफसर हुसैन, रेणुका इसरानी, भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे सिंधिया और इस तरह के बहुत सारे नाम हैं जिनके साथ आपकी लंबी मीटिंग हुई है, जिनको जानने का, समझने का मौका मिला है। दूसरी तरफ लोकनाथ जैसे कैरेक्टर आपकी जिंदगी में इतने गहरे तक आए हुए हैं कि लगता है कि आपने वो कई चीजें उनसे भी सीखी होगी। और तीसरे वो आते हैं बिल्कुल एकदम सामान्य व्यक्ति होते हैं जिनकी कोई पहचान नहीं है। उन तीनों के साथ बैठते हुए आपने कभी भी ये महसूस किसी को नहीं कराया कि तेरे प्रति मेरा कोई नजरिया अजीब है? सबके साथ एक समान व्यवहार, एक समदृष्टि, इसके पीछे क्या रीजन है आपका? दरअसल एक व्यक्ति अगर जीवन भर सीखने के लिए विद्यार्थी बना रहे जी, तो ही शायद वो जीवन में नई नई चीजें सीख सकता है। मैं इन सब लोगों के साथ इतना सहज इसलिए रह पाता हूं कि मैं मानता हूं कि दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई गुण न हो। मैं उनके गुणों को देखता हूं, उनकी वृत्तियों को देखता हूं और अपने से तोलता हूं। जी। अगर उसके जैसे गुण मेरे में नहीं है तो इसका मतलब मैं आदमी नहीं हूं। आदमी होना, जो मैं कहता हूं कि हमेशा किसी भी रचनाकार रंगकर्मी की पहली शर्त होती है, ये आदमियत जो जिंदा है ना, वो कॉमन मैन में ही जिंदा है। वो लोकनाथ जैसे व्यक्ति में जिंदा है, वो छोटे लोगों में जिंदा है, क्योंकि वो अब भी अपने पूरे के पूरे व्यक्तित्व को उस तरह से भ्रष्ट नहीं कर पाए हैं जिस तरह से तथाकथित बड़े लोग भ्रष्ट कर चुके हैं। तो मेरा मुंह उन्हीं से ज्यादा रहता है। यही जो प्रवृत्ति है, इसकी वजह से आप जाने जाते हैं। आप बेबाक हैं, आप मुंहफट हैं। और जिन लोगों ने आप, मतलब ये कोई आज की बात नहीं, ये डेवलपमेंट आज का भी नहीं है कि पत्रकार बनने के बाद में आप बेबाक हो गए, मुंहफट हो गए। जिन लोगों ने आपके बचपन को देखा वो भी कहते थे कि आप बचपन में भी अगर आपको कहीं बुरा लगता था तो अपने दादाजी को भी आप कुछ कह देते थे। मतलब आप, ये नहीं होता था कि भाई मेरे दादाजी हैं या मेरे चाचा जी हैं या मेरे से बड़ा है, तो आपको जब लगा तब आपने उनको ये कहा। ऐसा करने से कई बार परिणाम विपरीत भी होते हैं। आपने कभी ऐसा कुछ झेला? परिणाम विपरीत मैंने बहुत झेले हैं जी। विपरीत इसलिए मैंने झेले कि मैंने बड़े से बड़े व्यक्ति, चाहे वो नाटक का था या चाहे वो साहित्य का था, मैंने उसके सामने उसकी आलोचना बड़े मन से की। मन से इसलिए कह रहा हूं कि वास्तव में वो सच थी आलोचना, खुलकर की। तो कई बार मुझे अनेक चीजों से वंचित भी कर दिया जाता है। नहीं नहीं, ये तो इसको मत बुलाओ, ये बहुत अजीब अंदाज में बोलता है, सच बोलता है। तो धीरे धीरे कई लोगों ने मुझे काटा और बाद में मुझे ये बात समझ में भी आई कि आलोचना तो करनी चाहिए, लेकिन उसकी भाषा जो है वो थोड़ी बदल लेनी चाहिए मुझे। लेकिन कहने वाली बात कहनी चाहिए, क्योंकि हमें अपना रास्ता तो खुद तय करना है। क्योंकि इतने लंबे पीरियड में मैं देख चुका, साहित्य और कलाओं के फील्ड में व्यक्ति किसी दूसरे को प्रोत्साहित नहीं करता, वो उसकी टांग खींचता है, उसे पीछे धकेलता है। तो यहां तो वही टिक सकता है जो अपना रास्ता खुद बनाए। तो अपना रास्ता खुद बनाने के लिए जिस तरीके से मैंने अपने आप को गढ़ा, तो उसमें बेबाकी और खुलकर बोलना बड़े से बड़े व्यक्ति के खिलाफ, क्योंकि मुझे कभी कोई प्रलोभन रहा ही नहीं कि ये पुरस्कार मिल जाए, ये सम्मान मिल जाए, ये ग्रांट मिल जाए, क्योंकि मुझे इसकी कोई जरूरत न तो है और न कभी रहेगी, क्योंकि मैं खुद अपने आप को उसमें सक्षम पाता हूं। तब मेरे मन में बेबाकी है। और मैंने भरे मंच पर अशोक वाजपेयी की भी आलोचना की है। जी बिल्कुल। मैंने भरे मंच पर वबकारंत की भी आलोचना की है। तो मुझे इससे कोई संकोच नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। और इन दोनों को ये सच कोई भी नहीं कहेगा, चाहे उनके प्रतिद्वंदी विचारों का आदमी भी क्यों ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति संबंध रखने में विश्वास करता है ताकि कुछ लाभ मिल जाए। मुझे तो कोई लाभ लेना नहीं है, इसलिए बेबाक हूं। और शायद यही अंदाज अब मुझे इन लोगों से थोड़ा अलग खड़ा कर गया, मेरी पहचान बना गया। अब पहचान तो क्यों खोऊंगा इतनी उम्र के बाद? शायद यही वजह है कि आप किसी भी लॉबी में एडजस्ट नहीं हो पाए और आपको एक अलग से मकाम बनाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। और उम्र के उस पड़ाव पर जब दूसरे लोग बहुत कुछ पा चुके थे, वहां भी आपके मन में आज कोई भी लिप्सा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने तो कभी चाहा ही नहीं कुछ भी। जब मैंने गवाड़ उपन्यास लिखा राजस्थानी में, क्योंकि मैं इसे पहले लघु उपन्यास के रूप में लिख चुका था, वो जल्दबाजी थी, जागती ज्योत पत्रिका की अपनी सीमाएं थी, मैंने उसमें
जितने पेज मांगे लिख दिए, बाद में इसको पूरा किया। मुझे क्या पता था कि ये उत्तर आधुनिकता का पहला उपन्यास हो जाएगा राजस्थानी का। मैं सोचकर कभी कुछ नहीं लिखता, मैं सोचकर कभी कोई काम नहीं करता। इतनी किताबें लिखने के पीछे कोई मुझे कहता है गिनीज बुक में नाम लिखवाना है क्या, कोई कहता है लिम्का बुक में लिखवाना है क्या, मेरी कोई लालसा नहीं है। इसलिए मैं तो काम करता हूं, और काम करता हूं तो एक दिन और ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जाऊंगा, और अब भी मुझे इग्नोर करने की क्षमता किसी में नहीं है। बिल्कुल। इन साहित्य की, कला, संस्कृति की बात करते करते थोड़ा सा अपन राजनीतिक गलियारे में जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि आप तेवर से कॉमरेड हैं, कांग्रेस पार्टी आपको चुनाव लड़ाना चाहती है, और भाजपा के बड़े नेता लगातार आपसे मशविरा करते हैं, आपसे संपर्क में रहते हैं। तो अगर, हालांकि ये ऐसा सवाल है जो मैं जबरदस्ती नहीं डाला, सिर्फ एक विचार के लिए है कि राजनीति की बात करें तो आप कौन से विचार के ज्यादा करीब हैं? राजनीति में विचार का आजकल कोई स्थान ही नहीं है। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं भी किसी राजनीति में नहीं हूं, मैं व्यक्तियों में हूं जी। दरअसल अच्छा व्यक्ति राजनीति में जब मैं देखता हूं तो उसको एप्रिसिएट करता हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। एक नंबर 2, मैं पत्रकार था तो मेरा तो धर्म था सबको समान रूप से अंगीकार करना, सबको किया। लेकिन एक वाद और एक विचार राजनीतिक, दूसरे नहीं, जीवन के तो अपने विचार और वाद होते हैं हर एक के, लेकिन राजनीतिक विचारों के प्रति मुझे कोई मोह नहीं है। इसलिए मुझे बार बार अनेक लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने के लिए कहा, और मैं हाथ जोड़कर सार्वजनिक मंचों से इसीलिए घोषणा करता हूं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। मैं एक रचनाकार, रंगकर्मी और पत्रकार हूं, तभी तो तीनों विचारधाराओं के लोग मुझे पसंद करते हैं। किसी एक में बंद गया तो दो तो स्वाभाविक विरोधी हो जाएंगे, तो मैं क्यों अपना विरोध बढ़ाऊं? इसलिए राजनीति से दूरी ठीक है अपने तो। लेकिन पिछले 20 साल से लगातार आप बीकानेर विधानसभा पश्चिम, जो पश्चिम हो गई है, और बीकानेर विधानसभा में लगातार आप कैंडिडेट के रूप में माने जाते रहे। एक कयास के रूप में लगा है कि मधु जी इस बार चुनाव लड़ेंगे, मधु जी इस बार चुनाव लड़ेंगे। ये भैरव सिंह शेखावत से लेकर के आज तक ये बातें हो रही है। पिछले चुनाव में तो यहां तक चर्चा थी कि राष्ट्रीय पार्टी के एक पैनल में आपका नाम आ गया था। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? हर राजनीतिक दल केवल अपने जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट देता है जी, वो कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देता। उसे औजार चाहिए, साधन चाहिए। तो मैं तो किसी राजनीतिक दल का न तो साधन बनना चाहता हूं और ना औजार बनना चाहता हूं। वो अपने तरीके से करे बात, मुझे चुनाव नहीं लड़ना। राजनीति मेरा क्षेत्र नहीं है, मेरा क्षेत्र साहित्य, पत्रकारिता और रंगकर्म में। इस क्षेत्र में मुझे पूरा सुख मिला हुआ है जीने का, तो किसी दूसरे क्षेत्र में क्यों जाऊं मैं? मधु जी, कुछ लोग आपको मठाधीश कहते हैं, कुछ लोग आपसे भयाक्रांत रहते हैं, कुछ लोग आपको कूटनीतिक मानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो भले ही उनके साथ आपकी सहमतियां नहीं बनी हो, सम्मतियां नहीं बनी हो, लेकिन वो कहते हैं कि आपकी जो हम्बलनेस है, आपकी जो विनम्रता है, वो वरेण्य है। और कई बार आपको भी मैंने ये सुना है कि आप बेवकूफ़ अपनी मर्जी से बनते हैं, आपको बेवकूफ़ कोई बना नहीं सकता। ये जो डिवाइस है आपका, ये कैसे काम करता है? मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में आपको जो भी सीख मिलती है वो किसी न किसी व्यक्ति से या किसी अध्ययन से मिलती है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि जब साहित्य में मुझे नंदकिशोर आचार्य, डॉक्टर अर्जुन देव चारण जैसे लोग मिले, ठीक इसी तरह से पत्रकारिता में मुझे भवानी शंकर शर्मा जैसे मेरे गुरु मिले। मैंने उस आदमी को देखा जो सारे राजनीतिक पदों पर रहा जिले के, प्रदेश में राजनीति की। उनकी विनम्रता देखकर मैं कायल था। मैंने कहा इसका मतलब इस तरह से जिया जा सकता है कि आप किसी को नाराज मत करो, आप जो भी देख रहे हो देखते रहो, खुद अनजान मत रहो कभी भी, लेकिन सामने वाले को भी पहचान कराओ कि तू ये गलत कर रहा है। ये जरूरी नहीं है, जहां लगे कि इससे उसका नुकसान होने वाला है तब उसको पहचान करा दो कि तेरा ये काम गलत है। हम्बलनेस जो मेरे जीवन में आई, मैं पूर्ण रूप से कहता हूं कि भवानी शंकर शर्मा को देख के आई, कि उनको देख के मुझे लगा कि मुझे भी इस तरह से विनम्र बन के रहना है। जी। लेकिन आपने जो पाया वो बहुत ज्यादा कहा जा सकता है, और आपके कद के जो दूसरे व्यक्ति हैं, दूसरे लोग हैं जिनको अपन
इस तरह से बराबर भी कर सकते हैं कि उन्होंने भी बहुत अपनी प्रतिभा और योग्यता और संघर्ष से पाया, तो वो अपने आप को लेकर के बड़े पॉजिटिव रहते हैं। आप पॉजिटिव नहीं, तो आप बड़े लापरवाह रहते हैं आपको अपने बात को लेकर के। इसका क्या खास कारण क्या है? आप इतने लापरवाह क्यों अपने आप को लेकर के? दरअसल मैं उन लोगों में से हूं जो साहित्य, कला, संस्कृति और पत्रकारिता इसको व्यावसायिक नहीं मानता मैं। दरअसल ये सारे कला कर्म है, और कला कर्म वही कर सकता है जिसका दिमाग एमेच्योरिस्ट हो, अव्यावसायिक हो। हालांकि उसका काम प्रोफेशनल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन होना उसका सोच एमेच्योरिस्ट होना चाहिए। एमेच्योरिस्ट सोच होगा तो आपको कभी भी कुछ पाने की लालसा नहीं रहेगी और आप सचेत भी नहीं रहेंगे। ये लापरवाही जिसे कहते हैं ना, वो लापरवाही नहीं है। एक्चुअल में वो हमेशा अपने आप को आम लोगों के जैसा ही मानने की मेरी एक वृत्ति है कि मैं तो वैसा ही हूं, क्या बड़ा बन के करना है। बड़ा बनने वालों के बड़े दंडफंद होते हैं, उससे मुझे तो बहुत दूर रहना है। बड़ा बनने वालों के बड़े दंडफंद होते हैं। राजस्थानी साहित्य के आप इकलौते उत्तर आधुनिक रचनाकार हैं। आपने संस्मरणात्मक रेखा चित्र नाम से एक नई विधा लिखी और 2 किताबें भी उसकी आई है, जिसमें आपने आपके जीवन में आए लोगों के बारे में संस्मरण भी लिखा और उनका एक स्केच भी बनाया। साहित्य में इसके अलावा भी कुछ करने का मन है क्या? दरअसल मेरा पहला शौक तो नाटक था, मुझे नाटक लिखना बाकी है। एक तो जी, मेरे पास बहुत से प्लॉट हैं नाटक के, मैं नाटक लिखूंगा, लेकिन मूल रूप से कोई भी साहित्य, चाहे वो राजस्थानी का और चाहे हिंदी का, वो साहित्य समृद्ध होता है उसके कथेतर साहित्य से। कथेतर साहित्य में चूंकि मैं अब तक बहुत कम काम कर पाया हूं, मेरे जीवन में ये इच्छा जरूर है कि मैं आलोचना, निबंध, डायरी, रिपोर्टाज, इन विधाओं में भी कथेतर साहित्य की काम करूं, ताकि चाहे वो हिंदी और चाहे राजस्थानी, दोनों भाषाओं को मेरी जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से उनको समृद्ध कर सकूं। बीकानेर में साहित्य की 3 बड़ी धाराएं मानी जाती हैं, हरीश माधानी, यादवेंद्र शर्मा चंद्र और डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य। आप क्या इन तीनों में से किसी एक धारा से या तीनों से, या अपने आप को किस धारा से जोड़ते हैं? मैं तो इन तीनों त्रिवेणी से जुड़ा हुआ हूं, तीनों की धाराएं अपनाता हूं। हर एक के अपने अपने गुण हैं। जैसे चंद्र जी के साहित्य से भले ही मैं दिगर विचार रखता हूं, उन्होंने जो लिखा, भले ही मैं उनकी आलोचना करता हूं, लेकिन चंद्र जी की एक वृत्ति जो सबसे अच्छी थी वो थी निरंतर लेखन की। बहुत सीधा साधा सवाल है कि हम आज खाना खाने के बाद कोई हफ्ते भर बाद थोड़ी खाते हैं, रोज खाते हैं। तो जब हम लेखन के क्षेत्र में हैं तो हम आज भी लिखेंगे, कल भी लिखेंगे, आज भी पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे। तो चंद्र जी से मैंने ये लिया। हरीश बादानी से मैंने बेबाकी और आम आदमी की पीड़ा ली। आम आदमी के लिए लिखा जाने वाला साहित्य वो समाज तक सीधा पहुंचता है। बड़े बड़े साहित्यकारों ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, कि साहित्य वही है जो समाज से सरोकारित होता है, और समाज से सरोकार की सीख हरीश जी वाली मुझे पसंद है। बाकी उनकी बहुत सी चीजों का मैं विरोधी भी हूं, बस उनका ये गुण अच्छा, जैसा मैंने कहा हरेक में कुछ गुण है, मैं गुण लेता हूं। नंदकिशोर जी से मैंने जो सीखा वो साहित्य का डिसिप्लिन सीखा, क्योंकि नंदकिशोर जी के साहित्य में गजब का अनुशासन है, और जो चीज हम अपने हाथ से लिखते हैं उसके प्रति हम पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, ये हमें हमेशा दिखाते रहना पड़ता है। ये गुण मैंने उनसे लिया, तो मैं तो एक के साथ तो हूं ही नहीं, तीनों के साथ हूं। कहा जाए तो अगर त्रिवेणी संगम कहीं पे है तो वो मधु आचार्य जी में है, इसको अपन यूं कह सकते हैं। त्रिवेणी संगम तो नहीं, उनकी कुछ कुछ चीजें ली है, सारी मैंने नहीं ली है। गंगा, यमुना, सरस्वती तो पूरी मिलती है, पूरे मेरे में नहीं है तीनों। बेसिकली आपके अंदाज में, आपकी बात करने के तरीके में, जो भी लोग आपको देखते हैं, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप स्थापित धारणाओं को तोड़ते हैं, बल्कि बड़ी क्रूरता से तोड़ते हैं। कई बार तो आपसे पहले वाले वक्ता को लगता है कि आखिर मैंने ऐसा कहा तो कहा क्यों, मतलब उस तरह की स्थितियां भी आती है। और नई कृति या कोई भी जैसे नया मंचन भी है, नाट्य का मंचन भी है, नई कृति का आगमन भी है, तो उसको तो आप प्रमोट करते हैं, लेकिन उस पर की गई आलोचना को भी एक नई आलोचना की दृष्टि से देखते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आलोचना सही नहीं थी। ये इसकी क्या वजह है? दरअसल बहुत मुश्किल से लोग रंग कर्म साहित्य के क्षेत्र में आते हैं। जब वो आए हैं तो आज
पहला कदम रखा है उसी पे आप उसकी आलोचना करने लग जाओ, जी। तो आपकी नजर वहां जानी चाहिए कि क्या गुण और क्या संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को अगर हम प्रोत्साहित करेंगे तभी तो वो बड़े साहित्यकार बनेंगे। किसी आदमी ने नंदकिशोर आचार्य को प्रोत्साहित किया होगा तभी वो नंदकिशोर आचार्य बने। बिल्कुल। किसी आदमी ने हरीश बादानी को किया होगा तो वो हरीश बादानी बने, और किसी ने मुझे किया है तभी तो मैं बना, नहीं तो बन ही नहीं पाता। तो आप क्रैश क्यों करते हो? चाहे वो रंगकर्मी है और चाहे कोई लेखक है, उसकी आरंभिक दौर है तो उसकी अच्छाइयों को प्रोत्साहित करना चाहिए। नहीं, कहीं ना कहीं आप ये भी साबित करते हैं कि जो आलोचना हो रही है वो शास्त्रीय तरीके से नहीं होकर के बायस्ड लेवल पर हो रही है, ये भी आप वहां पे साबित करते हैं। दरअसल आलोचक तो आजकल आलोचना के लिए ही आलोचना करते हैं। आलोचना का क्षेत्र तो नाटक और साहित्य दोनों से गायब हो गया, उसकी जरूरत है जी। तभी समाज में ये दोनों वापस स्थापित होंगे। एक अंतिम रूप से सवाल आपसे मैं ये करना चाहता हूं कि बीकानेर का साहित्यिक परिदृश्य हो चाहे नाटक का परिदृश्य हो, वो बहुत समृद्ध रहा है और आपने उसको बहुत करीब से देखा है। आने वाला समय अगर एक टाइम मशीन के रूप में देखें, जैसे कोरोना काल को भी हमने देखा है, तो आने वाला समय 2025 तक आप बीकानेर के साहित्यिक परिदृश्य को किस रूप में देखते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा, ये भी, क्योंकि आप सीधी बात नहीं करते, आप उसके साथ एक पूरी प्रक्रिया भी बताते हैं। तो आपको क्या लग रहा है 2025 तक बीकानेर का साहित्य परिदृश्य क्या देख रहे हैं, उसके लिए बीकानेर के साहित्यकारों को, रंगकर्मियों को या कला जगत को क्या करना होगा? दरअसल आज भी मेरे ख्याल से पूरे उत्तर भारत या हिंदी भाषी क्षेत्रों में बीकानेर अकेला ऐसा शहर है जहां महीने में दिन तो 30 होते हैं जी। और कई बार किताब में लोकार्पित 35 होती है जी। तो साहित्य की नगरी तो ये है, इससे साबित होता है। मैंने नहीं, नेमीचंद जैन ने बीकानेर को नाटक की राजधानी कहा था उत्तर भारत की। ये सारी संभावनाएं यहाँ मौजूद हैं और अभी जिस तरीके से रंगकर्म और साहित्य के प्रति गंभीरता न केवल लेखकों में, पाठकों और दर्शकों में आई है, उसे देखते हुए लगता है कि पहले तो उत्तर भारत की राजधानी था ये, लेकिन आने वाले समय में 2025 तक तो बीकानेर इस देश की साहित्य और नाटक की राजधानी बनेगा। बीकानेर साहित्य और नाटक की राजधानी बनेगा और इस तरह का जो कार्यक्रम कला रंग राग जो हो रहा है, हमने देखा बीकानेर में बीकानेर थिएटर फेस्टिवल भी और बड़े बड़े आयोजन भी होने लगे हैं। तो इस तरह के आयोजनों कि इस तरह के जो माहौल बनाने में कितनी बड़ी भूमिका रहती है? इनकी मुख्य भूमिका है जी। क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा जी। क्योंकि इस काम को अलग अलग जरिए से जिस तरह से लोगों तक, समाज तक पहुंचेगा तब लोगों को इसकी महत्ता मालूम होगी। लोग जुड़ना चाहते हैं क्योंकि वो टीवी, फिल्म, इन सब से तंग आ चुके हैं, सोशल मीडिया से। तो ये जो जरिया है इसको प्रचारित और प्रसारित करने का, इसका लाभ आने वाले समय में नाटक और साहित्य दोनों को निश्चित रूप से मिलेगा। बिल्कुल, हम भी ये कामना करते हैं कि बीकानेर का साहित्यिक परिदृश्य, बीकानेर का कला परिदृश्य और ज्यादा बढ़े और आगे बढ़े और 2025 में जब हम प्रवेश करें तो एक बार फिर हम कह सकें कि हम जिस शहर में रहते हैं वो सिर्फ मिठाई और भुजिया के लिए प्रसिद्ध नहीं है, वो बीकानेर कला और साहित्य के लिए भी प्रसिद्ध है। आज हमने बात की वरिष्ठ रंगकर्मी, पत्रकार और साहित्यकार श्री मधु आचार्य आशावादी से। शायद आपको भी पसंद आई होगी। आप अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। नमस्कार।